देखिए, लक्ष्मीकांत की किताब की 36वीं वीडियो है दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स यानी कि देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में 3 तरीके के प्रिंसिपल्स है। पहले सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दूसरे गांधीयन प्रिंसिपल और तीसरे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल मैंने आपको आर्टिकल 38 बताया, आर्टिकल 39 बताया, आर्टिकल 39A बताया, 41 बताया, 42 बताया, 43, 43A और 47 रह गए थे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में, उनको देखेंगे। फिर गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48, और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंदर आर्टिकल 44 जो कि बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, आर्टिकल 45, 48 और 48A, 49, 50, 51। इन सारे प्रिंसिपल्स को हम लोग देखेंगे। और समय बचा दोस्तों तो उसके बाद जो नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि आर्टिकल 39A में है, आर्टिकल 39 की क्लॉज 2 में है, 43A में है, 48A में है, आर्टिकल 38A में है, आर्टिकल 45 के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 43B के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करूं। देखिए दोस्तों, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को जब आप सब देख लेते हो, एक्चुअली में आप पूरा डीपीएसपी देख लेते हो। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो डीपीएसपी का असेसमेंट बचता है। असेसमेंट मतलब डीपीएसपी कितने सही हैं, कितने गलत हैं, क्या वो अचीव करते हैं, क्या वो अचीव नहीं करते हैं, क्या उनका इंप्लीमेंटेशन रहा है इंडिपेंडेंस के बाद से, ये सब चीजें बचती हैं। आर्टिकल सारे खत्म हो जाते हैं इसके बाद। तो ये वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आऊं। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं अपने डाउट्स पूछने के लिए। जितना जल्दी हो सके मैं उतने ज्यादा डाउट्स बताने की कोशिश करता हूं। उसके बाद अगर आपको मेरे वीडियोस पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो आप टेलीग्राम का जो चैनल मैंने बनाया उसका लिंक नीचे दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी वीडियोस में वहां पे शेयर कर देता हूं। शुरुआत करते हैं जहां पे हमने पहले छोड़ दिया था। आर्टिकल 43 के बारे में बात करेंगे। वही चीज, किसी भी चीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे बोलता हूं वीडियो को पॉज मारिए, एक बार उसको खुद से पढ़िए। लक्ष्मीकांत ने बस एक लाइन में लिख रखा है। आर्टिकल 43 क्या बोलता है? टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। ये सब चीजें इसमें बता रखी हैं। क्या चीज है भाई ये? इसको ढंग से देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो लिविंग वेज दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो लिविंग वेज है इसके मतलब को समझने की जरूरत है। जो लक्ष्मीकांत का नोट्स एंड रेफरेंसेस का सेक्शन है वहां पे बता रखा है लिविंग वेज के बारे में। एक चीज होती है आपकी मिनिमम वेज, एक चीज होती है आपकी लिविंग वेज। मिनिमम वेज में क्या आता है? देखिए मिनिमम वेज में आता है कि आपको जीने के लिए जो खाना चाहिए, रहने के लिए जो जगह चाहिए, पहनने के लिए जो बेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ कपड़े चाहिए। और मैं बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूं, मतलब एटलीस्ट उतना खाना, उतना रहना और उतने कपड़े जो आपके जीने के लिए जरूरी हैं, उसमें जितने पैसे लगेंगे उसको आप बोल सकते हो मिनिमम एज। इन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के आगे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए जिससे आप अपनी एजुकेशन पूरी कर सको, जिससे आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सको, प्रॉपर तरीके से इंश्योरेंस ले सको, ठीक है, एक बेयर मिनिमम एंटरटेनमेंट ले सको, तो उन चीजों को आप अगर मिला दो तो बन जाती है लिविंग वेज। तो एक्चुअली में लिविंग वेज मिनिमम वेज से ज्यादा होती है, क्योंकि मिनिमम वेज में बस रहने खाने पीने का खर्चा निकल जाए बहुत प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं, बेयर मिनिमम, मतलब ठीक ठाक खा पी लिया, रह लिया, पहन लिया, जितना जरूरत है कम से कम उतना, तो वो हो गई मिनिमम वेज। उसके साथ साथ एजुकेशन, पढ़ाई भी कर लिया, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख लिया, अपना इंश्योरेंस भी कर लिया, अपने आप को सिक्योर भी कर लिया, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी कर लिया, तो वो बन गई लिविंग वेज। फेयर वेज क्या होती है? लिविंग वेज और मिनिमम वेज के बीच में कहीं पे लाई करती है आपकी फेयर वेज। लिविंग वेज की डेफिनेशन बहुत अलग अलग होती है दोस्तों। कुछ लोगों के लिए लिविंग वेज बहुत नीचे होती है, कुछ लोगों के लिए लिविंग वेज बहुत हाई होती है। अगर आप अपने बच्चों को एक सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजते हैं फीस कम होती है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने बोलते हैं फीस बहुत ज्यादा होती है। तो ऑब्वियसली बात है लिविंग वेज की डेफिनेशंस बहुत अलग होंगी अलग अलग लोगों के हिसाब से। तो फेयर वेज का कंसेप्ट माना जाता है कि भाई मिनिमम वेज से थोड़ा ऊपर आके जहां पे प्रॉपर जिंदगी जी सके आदमी, उसके लिए जितना पैसा चाहिए उसको आप बोल सकते हो फेयर वेज। तो एक्चुअली में आर्टिकल 43 क्या कह रहा है? द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी अदर वे टू ऑल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और अदरवाइज, a living wage, conditions of work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, and in particular the state shall endeavor to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas। अब इस cottage industries पे थोड़ा बाद में आएंगे। एक्चुअली में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है दोस्तों ये गांधी प्रिंसिपल के अंदर में आएगी। तो आर्टिकल 43 की खास बात है, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर भी आता है, ये गांधी प्रिंसिपल के अंदर में आता है। जो इसका लिविंग वेज वाला कंपोनेंट है ना दोस्तों, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर में आता है। यानी सरकार इस चीज का बंदोबस्त करेगी कि लोगों को लिविंग वेज मिल सके, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिल सके, वो प्रॉपर तरीके से अपनी जिंदगी को जी सके, उसको सोशल अपॉर्चुनिटीज मिले, कल्चरल अपॉर्चुनिटीज मिले। ये है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 का ये वाला जो एलिमेंट है वो आता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंदर।
वहीं पे जब आप गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करोगे तो दोस्तों एक गांधीयन प्रिंसिपल आपका 43 के अंदर में आता। 43 में हमने लिविंग वेज की बात की थी दोस्तों। उसके आगे देखिए, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। तो जब कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात आती है दोस्तों, तो ये वाला जो कंपोनेंट है कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस, ये वाला कंपोनेंट आर्टिकल 43 का आ जाएगा गांधीयन में। मैं लिखता क्लियर नहीं हूं, वेरी सॉरी। अब देखिए मैं जल्दी जल्दी लिखता हूं, अगर प्रॉपर तरीके से लिखूं, मेरी राइटिंग इतनी गंदी है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं अच्छा लिख नहीं पाता हूं। पैसे ऊपर से एक तो डिजिटल पेन में मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूं। तो बस फिलहाल समझ लीजिए आर्टिकल 43 आपका सोशलिस्टिक में भी आ गया, गांधीयन में भी आ गया। आगे आते हैं किस पे, आगे आते हैं हम लोग आर्टिकल 43A पे। आर्टिकल 43A के टेक्स्ट को भी पढ़िए। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये बात बोली गई। मतलब वर्कर्स को ये सहूलियत दी जाएगी कि वो मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जोड़ा गया। तो सिंपल है दोस्तों, ये भी आपका सोशलिस्टिक में आता है, आर्टिकल 43A। आगे आइए आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या बोलता है? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। The state shall regard the raising of level of nutrition and the standard of living of its people and improvement of public health as its primary duties. And in particular, state shall endeavor to bring about prohibition of consumption except for medicinal purposes of intoxicating drugs, drinks or drugs which are injurious to health. अब देखिए दोस्तों, आर्टिकल 47 के भी दो कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट आ जाएगा आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में, एक कंपोनेंट आ जाएगा आपका गांधीयन प्रिंसिपल में। तो जब बात हो रही है रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, यहां से लेके यहां तक रेज, यहां से लेके रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, ये तो हो गया आपका टाइटल। तो स्टेट shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as its primary duties। तो ये जो कंपोनेंट है ना आर्टिकल 47 का, ये आएगा आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में। अब आप बोलोगे कि भाई गांधीयन प्रिंसिपल में क्या चीज आ रही है, तो आगे देख लेते हैं उसी चीज को, उसी टेक्स्ट को मैंने यहां पे कर रखा है। उसके आगे, एंड इन पर्टिकुलर स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ ड्रग्स व्हिच आर इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब कि मेडिसिनल पर्पसेस के अलावा, मेडिसिनल पर्पसेस में तो देखिए इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स का प्रयोग होता है, लेकिन जब मेडिसिनल पर्पस नहीं है उसके अलावा स्टेट इस बात की पूरी कोशिश करेगा कि इस तरीके की इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स का प्रयोग ना किया जाए। हालांकि जो दारू है खुलेआम बिकती है, उससे जो सरकारें हैं उनको एक तगड़ा टैक्स मिलता है, एक्साइज टैक्स मिलता है अल्कोहल की सेल पे। हालांकि हमारा डायरेक्टिव यह बोलता है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हमें डिस्करेज करना चाहिए, उनको प्रोहिबिट करना चाहिए। देखिए ड्रग्स तो प्रोहिबिटेड है, बड़े तगड़े एक्ट हैं, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट का आपने नाम सुना होगा, एक बार फंस गए तो कभी निकलोगे नहीं उससे। तो ड्रग्स तो बैन है, बट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को बैन करने वाला ये जो आपका डायरेक्टिव है आर्टिकल 47 के अंदर, ये अभी तक पूरी तरीके से हमारे देश में लागू हुआ नहीं। कुछ स्टेट्स जैसे कि बिहार, इन सब ने ड्रिंक्स को बैन कर रखा है, पर ज्यादातर स्टेट्स में दारू बिकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स को बैन करने वाली चीज है, ये आती है आपकी किसमें, गांधीयन प्रिंसिपल्स में। और जो रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन वाली जो चीज है वो आती है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में। गांधीयन प्रिंसिपल्स है कौन से दोस्तों? वो प्रिंसिपल्स जो गांधी जी के थॉट पे बेस्ड है। गांधी जी का देखिए एक थॉट प्रोसेस था, उस थॉट प्रोसेस के हिसाब से गांधी जी ने हमारे नेशनल मूवमेंट को चलाया। जब भी गांधी जी पूरे देश में भ्रमण करते थे, लोगों के साथ मिलते थे, तो वो लोगों को बताते थे कि भैया आप अपनी जिंदगी में ये रहन सहन के तरीके लेके आइए, सादा जीवन, उच्च विचार वाला जीवन जिए, बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंजम्पशन की तरफ आप मत जाइए, सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ आपका होना चाहिए। गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे, और जो कुछ गांधी जी के मेन प्रिंसिपल्स थे उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूड किया गया। जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री की मैंने बात की दोस्तों, आर्टिकल 43 के अंदर, ये भाई आपकी गांधीयन प्रिंसिपल में आता है कॉटेज। गांधी जी की हमेशा से ये बात रही थी कि गांव के इलाके में कॉटेज इंडस्ट्रीज रहनी चाहिए ताकि हमारे जो गांव है वो सेल्फ सस्टेनेबल हो सके। गांधी जी ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि हमारे रूरल लाइफ के पूरे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ के रख दिया था अंग्रेजों ने। इसलिए गांधी जी ने कहा कि हमारे देश के रूरल इलाकों के जो वे ऑफ लिविंग है, अगर उसको इंप्रूव करना है तो वहां पे सस्टेनेबल बेसिस पे हमें कॉटेज इंडस्ट्रीज लेके आनी चाहिए। ये गांधी जी का बोलना था। फिर आर्टिकल 40 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 40 में गांधी जी क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। देखिए इसके तो बहुत ज्यादा फेवर है गांधी जी। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम with such powers and authority as may be necessary to enable them
टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब गांधी जी ने बोला कि भैया गांव के टाइम पे गांव में विलेज पंचायत बनाइए और उन पंचायत को एक पावर और अथॉरिटी दीजिए कि भाई वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करें, और चूंकि विलेज के लोग ही एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि भाई विलेज के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं, आर्टिकल 43B की बात करते हैं। आर्टिकल 43B क्या बोलता है, देखिए, टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए दोस्तों, यहां पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये याद रखिएगा, आर्टिकल 40 से मैंने आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स को शुरू कर दिया। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, आर्टिकल 47 तक हम लोग सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में थे। फिर से बता दे रहा हूं, आर्टिकल 38 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, 39 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। गांधीयन प्रिंसिपल पाए जाते हैं, सबसे पहले हमने देखा आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, हालांकि आर्टिकल 43 आपका सोशलिस्टिक में भी था, और अगले पे हम लोग किस पे हैं, आर्टिकल 43B पे। तो आर्टिकल 43 वो क्या बोलता है कि भाई वॉलेंट्री फॉर्मेशन होगा, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग होगी, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज? कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत वेराइड फील्ड्स में बन सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एक जगह पे एक बड़ा सा तालाब है, ऐसे एक केस को मैंने अपनी एक एनसीईआरटी के वीडियो में भी समझाया है। एक जगह पे बहुत बड़ा सा तालाब है, उस तालाब के आसपास उस पर डिपेंड करने वाले बहुत से मछुआरे हैं। उन मछुआरों ने अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनवा ली और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपने काम को डिवाइड कर लिया। एक आदमी बाहर के फिश मार्केट से डील करेगा, एक आदमी इंफ्रास्ट्रक्चर का जुगाड़ करेगा, एक आदमी बैंक के काम को देखेगा। तो क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में? पहली बात तो ऑटोनॉमस फंक्शनिंग होती है, जितने भी लोग हैं वो डेमोक्रेसी से उसको कंट्रोल करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसका मैनेजमेंट होगा, वॉलंटरी तरीके से फॉर्म होंगे। ये कहां पे दे रखा है? आर्टिकल 43B से। तो जब एक जगह के एक तालाब के आसपास के मछुआरे आपस में मिल जाएंगे तो उनका शोषण नहीं हो पाएगा। ये फायदा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाने का। किसके अंदर ये डायरेक्टिव को जोड़ा गया था? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू आर्टिकल 43 को हमारे संविधान में जोड़ा गया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू चीजों को हमारे संविधान में जोड़ा जा रहा है? अगर इसको आप किसी मेंस के आंसर में कोट कर देते हैं दोस्तों, या ऐसे में कोट कर देते हैं, आपको काफी नंबर मिल जाएंगे। किसी भी सब्जेक्टिव पेपर में अगर आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन को कोट करोगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर आगे बात की गई आर्टिकल 46, इसमें क्या बोला गया है? टेक्स्ट को पढ़ लीजिए आप पॉज करके। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल and economic interest of the weaker sections of the people, and in particular the scheduled caste and the scheduled tribe, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। अभी देखिए दोस्तों, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फंडामेंटल राइट्स में भी बहुत सारी चीजें की गई, जैसे कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, वो मैंने आपको पहले पढ़ाया है। लेकिन देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को सीधे सीधे पैसा बांटा जाएगा, ऐसा कोई भी अरेंजमेंट हमारे संविधान में नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 46 क्या बोलता है कि भैया देखिए, ये जो वीकर सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के, स्पेशली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान रखा जाएगा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान रखा जाएगा, इनको पैसा दिया जाएगा, इस बात का कोई कंपल्सन नहीं है सरकार पे। तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है दोस्तों, जहां पे अगर कोई SC ST कैटेगरी का बंदा पढ़ता है तो उसको कुछ स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन वो स्कॉलरशिप देना मैंडेटरी नहीं है सरकार की तरफ से। अगर सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट पे लगता है कि हाँ हमें देना चाहिए तो वो देंगे। ये नहीं हो सकता है कि मध्य प्रदेश में अगर ऐसी कोई स्कॉलरशिप दी जा रही है और उड़ीसा में नहीं दी जा रही है तो इस बेसिस पे आप उड़ीसा को कोर्ट में खींच लोगे कि नहीं भाई मध्य प्रदेश वाले दे रहे हैं, आप हमें क्यों नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है, सरकार को सही लगेगा, स्टेट को सही लगेगा तो वो करेगा अप टू इट्स कैपेबिलिटी, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 46 में। जो चीजें मैंडेटरी हैं वो फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं आर्टिकल 48 पे। आर्टिकल 48 क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, एंड शैल इन पर्टिकुलर टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग एंड इंप्रूविंग द ब्रीड्स एंड प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउस एंड काव्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल। क्या बोल रहा है कि भैया देखिए, काउस, कॉव्स, मिल्च और ड्रॉट कैटल को हम नहीं मारेंगे, उनकी ब्रीड्स को इंप्रूव करेंगे। ये आर्टिकल 48 में दे रखा है। तो ये है भाई गांधीयन प्रिंसिपल्स। इसके बाद शुरू होते हैं दोस्तों लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स बहुत सारी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज थी, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड हैं। एक मॉडर्न सोसाइटी किस तरीके की होनी चाहिए, उस मॉडर्न सोसाइटी के कैसे प्रिंसिपल्स होना चाहिए, उस हिसाब से इन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को उठाया गया है। सबसे पहले इसमें क्या आता है? आर्टिकल 44 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है?
यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस। द स्टेट shall endeavor to secure for citizens a uniform civil code throughout the territory of India। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस चली है, ट्रिपल तलाक की बहस ले लीजिए दोस्तों, मुस्लिम पर्सनल लॉ से रिलेटेड जो बहस चल रही है, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट से हिंदू धर्म के अंदर जो लेडीज को माँ बाप की प्रॉपर्टी को बिख्यूत करने के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज किया गया था, उस डिसएडवांटेज को हटाया गया। तो देखिए आर्टिकल 44 एक डायरेक्टिव है और ये डायरेक्टिव क्या बोलता है कि भैया पूरे देश में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से मैंडेटरी नहीं है, धीरे धीरे करके इसको लागू किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, चाहे आप किसी भी क्लास के हो, चाहे भी आप किसी भी धर्म के हो, आपका जेंडर क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या चीजें आती हैं कि भाई अगर भाई बहन है तो वो भाई बहन अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में उनका क्या हक होगा। तो कुछ धर्मों में, इनफैक्ट हिंदू धर्म में भी ये था, हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, कुछ कुछ हद तक दूसरे धर्मों में भी क्या होता है ना कि लड़कों को प्रॉपर्टी मिल जाती है माँ बाप की, लड़कियों को नहीं मिल पाती, लड़कियों का वो राइट नहीं बन पाता प्रॉपर्टी पे, तो उस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो सिविल कोड ये बोलता है। फिर अगर कोई आदमी अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता है तो उस तलाक देने के क्या प्रोसीजर होने चाहिए, वो तलाक अगर दे भी रहा है तो प्रॉपर कंपनसेशन मिले वाइफ को, तो इस तरीके की चीजें आपकी सिविल कोड में आती है। तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश के लिए होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अब तक ऐसा है नहीं, हो सकता है आगे आने वाले समय में हो। तो ये चीज है एक इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है आर्टिकल 45, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, द स्टेट शैल endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of the constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। ये बात बोली गई दोस्तों। अब इस चीज को क्या कर दिया गया है, until they complete the age of 6 years। इसमें क्या हुआ दोस्तों, देखिए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू क्या किया गया, ये बोला गया कि भाई देखिए ये जो 14 साल है, ये 14 साल नहीं है, ये 6 साल है, क्योंकि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो प्राइमरी एजुकेशन को 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन को बना दिया गया है फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 49 में जो डायरेक्टिव है उसको रखा गया है 6 साल तक के बच्चों के लिए। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे बात करते हैं आर्टिकल 48 की। ये क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, द स्टेट शैल एंडेवर to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibit the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle। भाई क्या ये हमने अभी अभी पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है दोस्तों। इससे पहले ही मैंने आपको बताया था आर्टिकल 48, और ये आर्टिकल 48 किसमें था, गांधीयन प्रिंसिपल में। यहां पे हमने बात की थी भाई स्लॉटर ऑफ काउज एंड कॉफ्स नहीं होना चाहिए, तो स्लॉटर ऑफ काउज, काफ्स, मिल्च और ड्रॉट कैटल, ये चीज जो आर्टिकल 48 की थी ये किसके अंदर में आ गई, ये आ गई आपकी गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर में। लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर में क्या आ रहा है कि भाई एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे ऑर्गेनाइज करना है। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, इतनी चीज आई आपकी लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। और इतनी चीज टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज एंड काफ्स एंड मिल्च एंड ड्रॉट कैटल, ये किस में आई थी, ये गांधीयन प्रिंसिपल में आई थी। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 48 भी ओवरलैप कर रहा है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में और गांधीयन प्रिंसिपल में। फाइनली आते हैं आर्टिकल 48 पे। आर्टिकल 48 क्या बोल रहा है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, किसके थ्रू जोड़ा गया इसको, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको जोड़ा गया। आगे बात करते हैं आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है। ये जितनी भी बता रहा हूं दोस्तों ये सब आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल है। तो 44 बताया, 45 बताया, 48 बताया, 48A बताया, ये सब आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल है। 49, 50 और 51 ये भी आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में आते हैं। 49 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इट शैल बी ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट डिक्लेयर्ड बाय or under law made by the parliament to be of national importance from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export as the case may be। ये पूरा का पूरा आर्टिकल 49 का टेक्स्ट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, क्योंकि हमारा संविधान है तो संविधान के टेक्स्ट के ऊपर किसी का कॉपीराइट है नहीं। तो देखिए 49 क्या बोल रहा है कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, हिस्टोरिक इंटरेस्ट, आर्टिस्टिक इंटरेस्ट के प्लेसेस हैं, उनको नेशनल इंपॉर्टेंस का बोला जाएगा आर्टिकल 49 के अंदर। बहुत जरूरी है भाई। आर्टिकल 50 क्या बोलता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाएगा। तो पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट में जुडिशरी अलग होगी,
एग्जीक्यूटिव अलग होगा। तो पहले जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास डिस्ट्रिक्ट जज की भी ताकत थी। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलग है, डिस्ट्रिक्ट जज अलग है। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम क्या है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आप कल की डेट में कलेक्टर बन के जाओगे तो आपका काम क्या होगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने नियम कानून बनाए हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम कानून बनाए हैं, आपको उसको इंप्लीमेंट करना है। और जुडिशरी का काम क्या है कि जुडिशरी के सामने अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो जुडिशरी उस पर सजा सुनाएगी। तो कल की डेट में एग्जीक्यूटिव से कुछ गलती होती है तो आपको डिस्ट्रिक्ट जज बुला के कस के फटकार देगा कि भाई ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ये जो जितने IAS IPS होते हैं ना, जज इनको बुलाते हैं ना, ये कांपने लगते हैं। यही रियलिटी है, क्योंकि ये जज उसको सजा दे सकता है खड़े खड़े, 10 लोगों के सामने जलील कर देगा, उल्टी सीधी बात सुना देगा कोर्ट में खड़े होके, और सैल्यूट करके चले जाएंगे पुलिस वाले, और सर सर बोल के चले जाएंगे IAS। तो भाई जजों के सामने ये एग्जीक्यूटिव वाले बहुत डरते हैं। आगे बात करते हैं आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 क्या बोलता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये फॉरेन रिलेशन से डील करता है। स्टेट का काम ये है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे, नेशंस के बीच में जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस को रखेंगे, फॉस्टर करेंगे, रिस्पेक्ट लेके आएंगे इंटरनेशनल लॉ के लिए, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस के लिए। इन सब चीजों के बारे में बात की गई आर्टिकल 51 में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो एक एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। फिर से बोल देता हूं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1946 अपने आप में ही दोस्तों एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में 4 आर्टिकल को घुसेड़ा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में 4 आर्टिकल्स को घुसेड़ा है। सबसे पहले तो घुसेड़ा गया आर्टिकल 39 को। आर्टिकल 39 को क्या बोला गया भाई इसमें, इसका पॉइंट F पढ़िए दोस्तों, ये वाला पॉइंट F। इस एक्चुअली आर्टिकल 39 पहले ही था। आर्टिकल 39 में आर्टिकल ये जो सब क्लॉज F है, ये जो लास्ट पॉइंट F है, इसको डाला गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। तो आर्टिकल 39 तो जब हमारा संविधान बना था तभी था, बट ये जो क्लॉज F है ये क्या बोलता है, दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment। तो आर्टिकल 39 क्लॉज F को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जोड़ा गया। ओके, एक चीज आपको समझ में आ गई। पहली चीज हो गया आर्टिकल 39 क्लॉज F। उसके बाद क्या चीज जोड़ी गई, तो आर्टिकल 39A। इस आर्टिकल 39A को भी जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये क्या बोलता है, जस्टिस मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो भैया इक्वल जस्टिस देना है, फ्री लीगल एड देनी है पुअर को। तो जो फ्री लीगल एड देने की बात कही गई है पुअर को, इक्वल जस्टिस देने की बात कही गई है पुअर को, वो कहां बोली गई है, वो बोली गई है आर्टिकल 39A में। ये चीज जोड़ी गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 2 और चीजें जोड़ी गई हैं। एक तो है आपका दोस्तों आर्टिकल 48A, अभी मैंने आपको पहले बताया, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जोड़ा गया है। और एक और चीज जोड़ी गई है, वो क्या है, वो है आपका आर्टिकल 43A, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये 4 आर्टिकल दोस्तों 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जोड़े गए हैं। ओके, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू 4 आर्टिकल जोड़े गए, ये आपको समझ में आ गया। उसके आगे हम बात करते हैं दोस्तों 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 की। यहां पे लिखा भी है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। आर्टिकल 38 तो पहले से ही था। आर्टिकल 38 का जो क्लॉज 2 है, इसको जोड़ा गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। क्या बोलता है क्लॉज, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individual but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations। तो भैया इनइक्वालिटी को कम किया जाएगा, इनकम की इनइक्वालिटी को, स्टेटस की इनइक्वालिटी को, फैसिलिटीज की इनइक्वालिटी को, अपॉर्चुनिटी की इनइक्वालिटी को कम किया जाएगा। कहां लिखा है ये, 38 क्लॉज 2 में। किसके थ्रू लेके आया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। फिर कुछ और चीजें हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे आर्टिकल 45 के बारे में बात की। मैंने आपको बताया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 आया। इसमें क्या किया, आर्टिकल 21A लेके आया। आर्टिकल 21A ने फंडामेंटल राइट बना दिया एलिमेंट्री एजुकेशन को, यानी 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों की पढ़ाई को फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 21A के अंदर। तो आर्टिकल 45 के टाइटल को बदल दिया गया और आर्टिकल 45 में यह बोला गया कि 6 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की। ठीक है, क्योंकि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों की पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है,
फंडामेंटल राइट। ओके, और फिर आता है आर्टिकल 43B। हालांकि आर्टिकल 43B को हम लोग देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। इस आर्टिकल 43B को 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 से जोड़ा गया। किसके बारे में बात कर रहा है? वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये कौन कौन से नए डायरेक्टिव्स हैं आर्टिकल 39 के अंदर, जो क्लॉज एफ था। फिर आर्टिकल 39A हो गया, आर्टिकल 43A हो गया, 48A हो गया, आर्टिकल 38 का क्लॉज बी हो गया या क्लॉज 2 बोल लीजिए। आर्टिकल 45 के टाइटल को बदला गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से, और 97th अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 43B लेके आया गया। ओके, तो ये है आपके नए आर्टिकल दोस्तों। डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, एक एक चीज आपको समझाइए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो कहीं पे भी इतने डिटेल में रिसर्च नहीं होते। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। फ्रेंड्स पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।